शिक्षा महाकुंभ के द्वितीय सत्र के मुख्य अतिथि श्री विजय सांपला जी, मंचासीन सभी विद्वद्जन, सभागार में उपस्थित शिक्षा महाकुंभ से जुड़े विद्या भारती एवं राष्ट्रीय संस्कृत से जुड़े हुए सभी प्रबुद्धजन, भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, मीडिया के साथियों, आप सभी को मालूम है कि शिक्षा महाकुंभ किस लिए आयोजित किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, इस संदर्भ को लेकर के यह शिक्षा महाकुंभ आयोजित किया गया है। प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। 1850 तक भारत में गुरुकुल की प्रथा चलती आ रही थी, लेकिन मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के संक्रमण के कारण भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो गई और उनके स्थान पर कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल खोले गए। भारत की प्राचीन शिक्षा आध्यात्मिकता पर आधारित थी। शिक्षा मुक्ति एवं आत्मबोध के साधन के रूप में थी। भारत की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परंपरा विश्व इतिहास में प्राचीनतम है। प्राचीन काल में शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया था। भारत विश्व गुरु कहलाता था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र थे। ऐसी मान्यता थी कि जिस प्रकार अंधकार को समाप्त करने के लिए प्रकाश का साधन लाया जाता है, प्रकाश से दूर किया जा सकता है, वैसे ही व्यक्ति के संशयों और भ्रमों को दूर करने का साधन शिक्षा है। भारतीय शिक्षा में आचार्य का स्थान बड़ा ही गौरव था, उनका बड़ा आदर और सम्मान होता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी शिक्षकों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का प्रावधान किया गया है। भारत में आप सभी जानते हैं, प्रथम शिक्षा नीति प्रोफेसर कोठारी की अध्यक्षता में 1968 में लागू की गई। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लागू किया गया तथा उसमें पुनः 92 में संशोधन किया गया। 1986 की पॉलिसी में स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन 10+2 था, जिसका उद्देश्य मूल रूप से परिणाम पर केंद्रित था। विद्यार्थियों का आकलन उनके अंकों के आधार पर किया जाता था, जो विकास के लिए एकल दिशा वाला दृष्टिकोण था। लगभग 34 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष विख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में शिक्षा की गुणवत्ता में परिवर्तन के लिए समिति का गठन किया गया। समिति ने शिक्षा नीति को राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए 1 लाख से अधिक गांवों में जाकर लोगों से चर्चा करके पुरानी शिक्षा को पूर्णतः बदलकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहलाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में क्षेत्रीय और प्रादेशिक भाषाओं का प्राथमिक स्तर पर समावेश किया गया है। क्यों किया गया है? शिक्षा का ग्रास इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए ये रीजनल और प्रादेशिक भाषाओं का प्राथमिक स्तर पर समावेश किया गया है, ताकि ग्रामीण इलाके के भी विद्यार्थी स्कूल और स्कूलों में जाकर के अपना नामांकन करा सकें। इसलिए सरकार का उद्देश्य है कि अपना ग्रास इनरोलमेंट रेशियो 50% कम से कम हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है मातृभाषा में शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयीन शिक्षा के वर्तमान ढांचे में मूलभूत परिवर्तन कर उसे 5+3+3/4 बनाने का उद्देश्य शिक्षा को पूर्व प्राथमिक से सीनियर सेकेंडरी तक समग्र बनाकर उसे व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ना है।
5+3+3+4 क्या है यह समझना भी जरूरी है। और ग्रामीण इलाकों में जाकर के सभी को इससे अवेयरनेस भी करना है कि 5+3+3 अभी वर्तमान जो पढ़ाई स्कूलों में चल रही है, बच्चा 3 साल में स्कूल जाता है, स्कूल में जाता है, उसका टीचर जो है होमवर्क दे देता है, बच्चा घर आता है, होमवर्क पेरेंट्स करते हैं, अतः सिर्फ होमवर्क स्कूल में देना और पेरेंट्स का हल करना, उसके अलावा उसको कोई बच्चे को और एक्स्ट्रा समय नहीं मिल पाता था कि दूसरी अन्य गतिविधियों पर ध्यान दे। इस शिक्षा नीति में 3 साल में अगर एडमिशन ले रहा है, 5+ किया है, 5 में 3 वर्ष का एडमिशन लेगा तो 5 3 वर्ष 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 इयर्स जो है उसको फंडामेंटल नॉलेज दिया जाएगा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताया जाएगा, खेल के बारे में बताया जाएगा, योगा के बारे में बताया जाएगा, म्यूजिक के बारे में बताया जाएगा। तो 5 में 3 साल बताया जाएगा। उसके बाद चौथे साल में पहले में, चौथा साल 5वां साल, चौथे साल में पहली में और 5वें साल में दूसरी में, +3 तीसरी चौथी 5वीं, +3 6वीं 7वीं 8वीं। ये है 5+3+3+4 9 10 11 12। इस प्रकार का ये गुणात्मक परिवर्तन किया गया है। ये पुरानी शिक्षा नीति को बदल करके इस नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान शिक्षा नीति बहुविषयक दृष्टिकोण विकास करना है। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण बात है शिक्षकों का सम्मान। शिक्षक, पहले मैंने बताया था कि पुरानी प्राचीन व्यवस्था में गुरुजनों का विश्व गुरु माना जाता था, बहुत सम्मान होता था। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शिक्षक समाज का शिल्पकार होता है। अतः इस शिक्षा नीति में शिक्षकों की प्रतिष्ठा समाज में बढ़ाने हेतु शिक्षा नीति में सुझाव दिया गया है कि अध्यापक का शिक्षा का व्यवसायिक स्वरूप तथा अनुबंध पर नियुक्ति पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया है। अगर अस्थायी शिक्षक नियुक्त होंगे तो क्लास में बच्चों को पूरी तत्परता से पढ़ाएंगे तथा छात्रों के बीच भी उनका सम्मान बढ़ेगा। वर्तमान में शिक्षाकर्मी जो शिक्षण का काम करते तो हैं लेकिन वेतन बहुत कम मिलता है। अतः इस प्रावधान को बंद करने का प्रावधान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और शिक्षकों की प्रतिष्ठा बढ़ाने में यह एक बहुत बड़ा प्रभावी कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसमें आदर्श अध्ययन केंद्रित तभी जो है गुरुकुल की बात की गई थी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आदर्श अध्ययन केंद्रित, लर्निंग सेंट्रिक तथा शिक्षक आधारित शिक्षा, टीचर बेस्ड का प्रावधान है। इसमें अध्ययन का दायित्व छात्रों का है और शिक्षक मार्गदर्शक और सहयोग की भूमिका में होंगे। यदि दोनों अपनी भूमिका सही ढंग से निर्वहन करेंगे तो हमारी गुरुकुल की जो परंपरा थी वह परंपरा हमारी बलवती होगी। इस प्रकार का इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान दिया गया है। शैक्षणिक रूप से उद्योग जगत का शिक्षा में सहभागिता की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम निर्धारण जैसे शैक्षणिक गतिविधि में उद्योग जगत को भागीदार बनाकर शिक्षा को अधिक व्यवहारिक बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये राष्ट्रीय रिसेंट एडवांसेस इन स्कूल एजुकेशन, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन करना, इसकी जानकारी, इम्प्लीमेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा इस पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे अभी समय कम है, अदरवाइज हायर एजुकेशन में 10+2+3 था, 3 की जगह अब +4 कर दिया गया है। 10+2+3 पहले था, 3 की जगह अब BA BSc BCom का कोर्स जो है 4 साल का कर दिया गया है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम। अभी अनेक राज्यों में इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर इस क्रियान्वयन को क्रियान्वित करने के लिए अगर दृढ़ संकल्प ले लिया जाए तो यह शिक्षा नीति जो है पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाएगी। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। बिहार का महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर जी, जो बिहार के अभी 2-2.5 महीने पहले
राज्यपाल बने हैं, वो हिमाचल के गवर्नर थे। उन्होंने बिहार में ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है 1.5 महीने में। उसमें सारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों की बैठक बुलाया और उन्होंने कहा कि ये अंडर ग्रेजुएट में 10+2+3 था, 4 को क्रियान्वित करना है और इसके लिए 1.5 महीने में यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उच्च शिक्षण संस्थानों में महामहिम ने क्रियान्वित कर दिया है। 15 एडमिशन शुरू हो गया है 2023 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत और 15 जून तक सारे सिलेबस बन करके तैयार हो जाएंगे। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 जुलाई से कैलेंडर डिक्लेयर कर दिया है महामहिम ने, 4 जुलाई से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इसके क्रियान्वयन के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति हो व्यक्ति में तो कोई चीज असंभव नहीं है, सब चीज संभव है। लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों की भूमिका बहुत अहम है और शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभिभावक, शिक्षक और समाज को इसके क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभानी पड़ेगी ताकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हो सके पूरी तरह से। शिक्षा नीति पहले भी लागू की गई थी लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसके लिए सेमिनार, सिंपोजियम आयोजित करना चाहिए। हमारे सम्मानीय जो कुलपति लोग बैठे हैं विश्वविद्यालय में कि ये राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के बारे में प्रधानाचार्यों को, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के शिक्षकों को बुला करके ये बताना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है और कैसे क्रियान्वित की जाएगी। जैसा कि हमारे महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर जो 2 महीने, अभी 2.5 महीने पहले बिहार गए थे और 1.5 महीने में ही इस को क्रियान्वित कर दिया है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम इस सारे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में। यही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।